हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारा नया चैप्टर है। फिर डाल लीजिए जो भी नया चैप्टर अपना है। चैप्टर आपका नया है जैव अणु। बायो मॉलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। जैव अणु, ये आपका नया लेसन है। चैप्टर 15 है मेरे अनुसार। ठीक है ना, चैप्टर 15 होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बायोमोलिक्यूल्स लेसन का नाम है। हो गया। देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है, जीवाणु क्या होते हैं। पहले जीवाणु कि ऐसा वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे बायोलॉजी का हो चाहे मैथ का हो, सबकी समझ में आएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये हम मान के नहीं चलेंगे कि बायोलॉजी का, ये हम मान चलेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, तो केमिस्ट्री के चैप्टर को समझ के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से ध्यान सुनना। जीवाणु जो लिखा हुआ है, हमारे शरीर में आपने देखा होगा कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे कि मैं समझाता हूं, आपके यहाँ हड्डियां टूट जाती हैं या कुछ कमियां हो जाती हैं, तो उनको जोड़ना है या कुछ करना है, उसमें व्यवस्थित करना है। तो आपके शरीर में, आपके शरीर का विकास करना है, आपके मस्तिष्क का विकास। ठीक है ना, तो ये सब जो टूट फूट या मरम्मत जो है, ये जिनके द्वारा होती है, या हमारे जीवन में जो हमारे ठीक है ना, ये जो होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं को कराते हैं। क्या करवाते हैं? रासायनिक अपक्रियाओं को। ठीक है, जैसे कि रासायनिक अपक्रिया करवाते हैं तो हमारे शरीर में कम से कम लाखों में रिएक्शनें होती हैं, लाखों में। ठीक है, तो अगर मैं बात करें कि कौन कौन से जैव अणु है, तो आपने सुना होगा कुछ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। और भी हमारे पास में हो तो का काम करते हैं, मरम्मत का काम करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि प्रोटीन है, अब जानने लगते हैं। ठीक है ना, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इनके द्वारा हमारे शरीर में व्यवस्थित होती है, तो इनकी व्यवस्था करना, मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, इनका सबका काम होता है। यही जैव अणु कहलाते हैं आपके। ठीक है, ये में जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर निर्माण में, जीवों के शरीर निर्माण में जीवों के शरीर निर्माण, वृद्धि, में वृद्धि में या मरम्मत, मरम्मत एवं जैविक क्रियाओं के लिए, एवं जैविक क्रियाओं के लिए एवं
आवश्यक वे सरल सरल एवं जटिल सरल एवं जटिल पदार्थ जो
हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, हेलो, ठीक, बंद कर दो। हो गया। देखिए, हमारे पास था क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट मतलब होता है जल। तो कार्बन के हाइड्रेट मतलब कार्बन के जो जिनमें हाइड्रेट पाया जाता है उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र हुआ करता था वो था CxH2O का होल वाई। ये इसका फार्मूला चलता था, ठीक है ना? यहां पे जो है ये पुरानी परिभाषा थी, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड आए जो है, यहां पे देखना ध्यान से। जैसे कि मैं दे देता हूं आपको C6H10O5। तो ये जो आपका है ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है ना? लेकिन इसके जो अगर फार्मूले की बात करें तो ये देखो CX है और H2O का होल वाई है। X जगह पर 6 है और Y जगह पे 5 रखा गया है। तो ये इस सूत्र को तो फॉलो करता है, लेकिन कह दो कि हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये सब चीजें हैं बेटा, ठीक है ना? तो यहां पे क्या था कि बहुत से ऐसे कंपाउंड थे जो इस सूत्र को इस फार्मूले को फॉलो करते थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। तो इसलिए जो पुरानी जो अवधारणा हमारी ली गई थी, जो पुरानी जो परिभाषा बनाई गई थी हमारी, वो इसके बेस पे थी कि कार्बन के हाइड्रेट, और उसके बाद में ये परिभाषा आपकी निरस्त हो गई। तो उसके बाद में नई परिभाषा आई, ठीक है ना? तो कार्बन के हाइड्रेट मतलब कार्बन के साथ में क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। उसी को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? चलिए अब लिखिए इसमें, अब इसमें लिखिए
वे जटिल कार्बनिक जैव अणु, वे जटिल कार्बनिक, वे जटिल कार्बनिक जैव अणु, वे जटिल कार्बनिक जैव अणु जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से, वे जटिल कार्बनिक जैव अणु जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी, 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 पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी, या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका थोड़ा सभी पे लागू नहीं होता है सामान्य सूत्र, ठीक है ना। इसका सामान्य सूत्र इस सभी पे लागू नहीं होता है। CxH2O है, कुछ भी लागू होता है, सब पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए तो निरस्त कर दिया गया था बाद में। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अभी इसी में लिखना, कार्बोहाइड्रेट में ही, ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेट में ही लिखना। हेलो हाँ जी, क्लास कर रहे हैं ना, कहीं मैं वीडियो बना नहीं रहे हैं, बने हैं। हाँ बता जी। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो बता दो अपन लिख देंगे, अपन बता दो तो अपने स्कूल में लिख लेंगे ना। ठीक ठीक है, अपन बता देंगे सबका ठीक। चलिए आगे लिखिए, इसमें आगे देखिए। CO2 रिएक्शन बेटा प्लस H2O, लिखिए ऊपर, उसके ऊपर क्लोरोफिल, और यहां पे सूर्य का प्रकाश, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण लिख लेना, ठीक है। सीधा लिख देता हूं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहां मिलेगा CxH2O+ O2 बाहर निकलेगा, ठीक है।
ये आपका x टाइम, ये आपका y टाइम, और जो O2 है आपका वो आपका x टाइम रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। तो जो ये आपको मिलेगा ये कार्बोहाइड्रेट होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट होगा ये आपका कार्बोहाइड्रेट। नोट कर लीजिए इसको, कार्बोहाइड्रेट। स्रोत, ये कहां कहां से हमें प्राप्त होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। स्रोत हमें कहां कहां से मिलेंगे, ठीक है ना, ये कहां कहां से हमें प्राप्त होता है। लिखिए, स्रोत में लिखिए दूध, गन्ना, ठीक है, दूध, गन्ना, चुकंदर, आम, चुकंदर, आम, केला, आलू, गाजर, केला, आलू, गाजर, ठीक है, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, आदि। ठीक है, और ये बड़ा ये चावल है, इससे सबसे अधिक मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चावल से सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का ये स्रोत है चावल, इसलिए चावल खाने से जो है आपने देखा है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त अधिक होता है। उदाहरण, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसका जो सफिक्स है बेटा, आपका जो सफिक्स है वो आपको ओज लगाना है, ठीक है ना। यहां पे जो सफिक्स होगा आपका वो ओज लगेगा, वो आगे बताऊंगा। जैसे कि याद रखिए ओज लिखा हुआ है, ओज, जैसे कि हम ग्लूकोज को क्या पढ़ेंगे, फ्रक्टोज को हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसका भी C6H12O6। इसमें जो है CHO समूह होता है और इसमें कीटोन समूह होता है, बस इतना ही अंतर है बेटा। इसलिए जो है और इसको आपको पढ़ना है तो किस प्रकार से पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। CHO को बोला जाता है एल्डो, एल्डो 6 कार्बन के लिए हेक्स और ओज लगा दीजिए, एल्डो हेक्सोज, इसको बोलेंगे कीटो हेक्सोज। ऐसे तीन होते, तो अगर CHO का 3 होता तो एल्डो ट्रायोज, 4 होते तो एल्डो टेट्रोज, ऐसे पढ़ते हैं इसको। 6 कार्बन है तो हेक्सोज, और यहां CHO के लिए एल्डिहाइड एल्डो और CO के लिए कीटो, ये आप पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ा जाता है, तो इसलिए सफिक्स क्या होता है, ओज होता है इसका, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका
कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, आपकी नेक्स्ट हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो है लिखिए, हेडिंग है जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। नंबर एक है जल अपघटन के आधार पर, नंबर एक मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स। चल लिखिए, वे सेकेराइड्स या वे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लीजिए सही रहेगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भाग है ना। वे कार्बोहाइड्रेट्स, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन नहीं होता, नहीं होता है, जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। उदाहरण ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज, राइबोज। फॉर्मूला जरूर लिखना बेटा, C6H12O6, 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 C6H12O5। इनका जल अपघटन नहीं करा सकते हम लोग, इनका जल अपघटन नहीं करा सकते बेटा हम लोग। ठीक है, हो गया, लग गया ना। इसी में भी नेक्स्ट लिखिए, मैंने फर्स्ट लिखा था ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट लिखिए, जल अपघटन के आधार पे जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नंबर सेकंड लिखिए, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो
सेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स। गया ओलिगोसेकेराइड्स, लिखिए, वे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर, जो जल अपघटन पर मोनो सेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड्स के एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित संख्या में अणु देती हैं। मोनोसेकेराइड के एक निश्चित संख्या में अणु देती हैं, अणु देती है या अणु निर्माण करती है, ठीक है ना, संख्या में अणु देते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड्स के एक निश्चित संख्या में अणु देते हैं, ओलिगो सेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। ये निम्नलिखित हैं, ये निम्नलिखित हैं। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है, इनका जल अपघटन होता है, और जब इनका जल अपघटन होता है तो ये मोनोसेकेराइड बनाते हैं, उनके अणुए बनाते हैं। उनके कौन कौन सी अणुए बन सकती है वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। ये नोट हो गया ना, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, जल्दी नोट करिए इसको। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हेडिंग्स में डालेंगे हम लोग, इसमें ए कर लीजिए, इसमें ए हेडिंग डालेंगे डाई सेकेराइड्स, डाईसेकेराइड्स, डाईसेकेराइड्स, ठीक है, डाईसेकेराइड्स। जैसे लिखा हुआ है डाई, डाई मतलब होता है दो, ठीक है ना, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना, डाई का मतलब दो होता है। तो लिखिए वे ओलिगोसेकेराइड, वे ओलिगोसेकेराइड्स, वे ओलिगोसेकेराइड्स जो जल अपघटन पर, वे ओलिगोसेकेराइड जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड्स के दो अणु देते हैं, दो अणु देते हैं, डाईसेकेराइड्स कहलाते हैं, डाईसेकेराइड्स कहलाते हैं।
डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं। एग्जांपल दिखाता हूं। यहां देखना अच्छे से एग्जांपल, बोर्ड पे एग्जांपल देखना, ठीक है। C12H22O11, इसका जल अपघटन जीवाणु में पढ़ा था आपने, ये सुक्रोज बोलते हैं इसको। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो C6H12O6, C6H12O6 देख लीजिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज, और दोनों मोनोसेकेराइड है, और मोनोसेकेराइड के दो अणुएं प्राप्त हुई, इसलिए ये एक डाइसेकेराइड है। C12H22O11 सुक्रोज जो है वो एक डाइसेकेराइड है, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड की दो अणुएं देता है जल अपघटन कराने पर। इसका नोट कर लीजिए। बाकी इसके बड़ा नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। सबसे धन्यवाद।